ये जो ऊपर वैल्यूज दी गई हैं ये वैसे तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए, ये उम्मीद मत करना कि पेपर में साथ में आएंगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल तुमने पढ़ा? यस सर। 1 मिनट के लिए इस न्यूमेरिकल को भूलकर मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारे पास 9th या 10th क्लास में क्वेश्चन होता कि 10th क्लास में सेक्शंस ए बी और सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30, 35 एंड 32 और उनके एवरेज मार्क्स आए हैं दिस। अब पूरे स्कूल की एवरेज बताओ तो कैसे करते? कंप्लीट 10th क्लास की एवरेज बतानी है तो कैसे करते? सर सबको सब प्लस करके फिर डिवाइड बाय 3 करते हो। सबको प्लस कर कर मतलब किसको प्लस कर कर? इन तीनों को? एक सेकंड नहीं, वो सॉरी, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स का एवरेज मार्क्स से मल्टीप्लाई करके उन्हें प्लस करके हाँ डिवाइड बाय 3। हाँ फिर ठीक है, अब बात तुम्हारे को समझ में आई। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इनमें से एफ आई किसको मानेंगे और एक्स आई किसको मानेंगे? फॉर्मूला यही होता था ना, एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ यही था ना भाई। पहले तो ये बताओ या ये भी भूल गए हो? जिसकी एवरेज निकालनी होती है उसको एक्स माना जाता है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर कर यहां पर आप लिखोगे एफ आई एक्स आई का कॉलम, फिर इनका टोटल लेकर उससे डिवाइड कर दोगे उनके सम को। ये सबको ध्यान है ना? वापिस जरा फर्स्ट न्यूमेरिकल पर आ जाओ। सेकंड को भी साथ ही साथ रीड कर लो। 13.2 में मेरे पास नियोन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 10, 20, 21 एंड 22। फिर उनकी अबंडेंस दी गई है नेचर में, कितना कितना वो मिलते हैं हमें, 90.51%। इसकी भी और इसकी भी वैल्यू दी गई है और साथ ही साथ उनके एटॉमिक मासेस 19.99 एटॉमिक मास यूनिट, ये और ये वैल्यूज दी गई हैं। फाइंड क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास। देखो ये मैंने डाटा लिखा है यहां पर, नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनकी परसेंटेज दी गई है, उनके एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। हमें एटॉमिक मास की एवरेज कैलकुलेट करनी है तो इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा? एक्स आई, और इसको क्या कहूंगा? एफ आई। बाकी मुझे कुछ बताने की जरूरत है? हाँ जी जवाब दो। नो सर। इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना और बाद में इसके टोटल से उस सारे सम को डिवाइड कर देना। कर लोगे ना घर पर ये सारा? यस सर। तो जो 13.1 का फर्स्ट पार्ट है, देखना क्या वो भी यही है?
देखकर बताओ मुझे। सर ऑलमोस्ट से उल्टा वो आसान है। क्या आसानी है उसमें? उसमें 3 की जगह 2 वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अब इसका बी पार्ट पढ़ो, फर्स्ट वाले का बी पढ़ो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, 9:30 का आप मैसेज कर दीजिए, मैं एडजस्ट कर दूंगा उसमें। मैसेज कर आप मुझे 5:15 पे कॉल कर दीजिएगा, रिजल्ट नहीं है। ठीक है, चलो किसी। हाँ जी, डिफरेंस क्या है बी पार्ट में? सर बी पार्ट में abundance निकाल ली है दोनों की, हाँ और उसमें सिर्फ एटॉमिक मास निकालना है लिथियम का। ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए इसी क्वेश्चन को ना, ऊपर वाले को जो फर्स्ट था जिसका एग्जांपल दिया था, इसको एक बार रिपीट करता हूं। मेरे पास है सेक्शंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स, यहां मुझे एवरेज मार्क्स नहीं दिए गए। मुझे यह बता दिया गया कि क्लास 10th के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 85.7%। तो बताओ इस क्लास के एवरेज मार्क्स कितने थे? अब वापिस आओ जरा इस फॉर्मूला पर। इस फॉर्मूला में आपको ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिखकर इनका सम किया, फिर उसको इस टोटल से डिवाइड किया और यहां पर ये वैल्यू लिखी और रिजल्ट आ गया हमारा। अगर मान लो मेरे पास ये वैल्यू पहले से दी जाए मेरे को, और यहां पर एक चीज मिसिंग हो, तो इनका जो उसको मैं p मान लूंगा, y मान लूंगा, z मान लूंगा, मल्टीप्लाई कर कर सारा सम सेम रिपीट करूंगा। अननोन तो अब भी मेरे सम में एक ही है ना। जैसे इस क्वेश्चन में एक अननोन था, ये x बार। अगर मुझे x बार पहले से दे दिया जाए और यहां पर एक वैल्यू ना दी जाए, उसको मैंने z मान लिया, तो मेरे क्वेश्चन में वही अननोन रहेगा। उसको मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन इसको इससे ऐसे ऐसे करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और सपोज करो यहां पर उन्होंने क्या दिया, 85.4 है। बताओ यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को z मान लेना है, सारा क्वेश्चन एज इट इज करना है, और उसके बाद एक ही अननोन होने के कारण से वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। अब आप जरा देखना इस बी वाले में, फर्स्ट के बी पार्ट में क्या कुछ ऐसा ही है? एक चीज मिसिंग है या 2 मिसिंग है, जरा बताना मुझे। सर है तो 2 चीजें मिसिंग, लेकिन वो फिर 100 में से माइनस करके आ जाएंगे। हाँ जी, तो अल्टीमेटली मेरे पास एक ही मिसिंग रहेगी। मैं मान लूंगा मेरे पास जो 2 आइसोटोप्स हैं, नंबर क्या क्या है इनका, 5, 10 एंड 5, 11। बोरोन 5, 10 को मैं कह दूंगा Z% है, तो बोरोन 5, 11 कितना हो जाएगा, 100 माइनस Z%। अब तो हो जाएगा, अननोन तो अब भी केवल एक ही रह जाएगा ना। उसी टेबल को बनाकर इसको कर लेना। अगर कोई कैलकुलेशन की दिक्कत हो तो मुझे हर हालत में अगली क्लास में बता देना। आगे आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। 13.3 अच्छी तरह से पढ़ लो आप इसको। मनन तुम बताओ क्या गिवन है इसमें? सर इसमें उसके वो दिया हुआ है, एक तो एटॉमिक मास दिया हुआ है, हम्म, और सर वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना था हमें। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। जहां जरा ध्यान देना, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई, नहीं पर न्यूक्लियन नहीं। एक मिनट, हाँ, ऑब्टेन द सर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है बस। टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। इस न्यूमेरिकल के साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, रीजन कि कहा जाए तो ऑलमोस्ट चैप्टर में खाली इकलौता यही न्यूमेरिकल है। ये हो गया तो बाकी सब इसी की कॉपी होने हैं। देखो, नाइट्रोजन 714 किस किस से मिलकर बना हुआ है?
7 protons and 14 minus 7 that is 7 neutrons. तो जब 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मिले तो बदले में क्या मिला हमारे को? नाइट्रोजन 714। ये जो दो आइटम्स हैं ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो एक आइटम है ये प्रोडक्ट है। ज्यादा होती तो हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं उनको। किसका मास ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का? जल्दी से बताओ क्योंकि सारा खेल इसी बात पर बेस्ड है। किसका मास हमेशा ज्यादा होता है? सर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मास हमेशा ज्यादा होता है। जब प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होते हैं, जब कुछ रिएक्शन होती है, जब कुछ बनता है तो थोड़ा सा मास डिसअपियर हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी कि आपको डेल्टा एम निकालना है, कैसे निकालोगे? तो उसका स्टैंडर्ड रूल सीधा सीधा ये ध्यान रखना, डेल्टा एम इक्वल टू होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं वापस आऊं, ये तो मैंने आपको बेसिक सा समझाया है, वापस इसी क्वेश्चन में आओ। मतलब पेपर में ये सारा कुछ नहीं लिखना, ये आपकी नॉलेज के लिए कलरफुल इसको बनाया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहूं डेल्टा एम निकालो, 7 प्रोटॉन्स का मास, 7 न्यूट्रॉन्स का मास और उसमें से इसका मास माइनस करना है, उन दोनों को प्लस कर मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन 714। क्या आपको ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है समझ में आ गई है? ये सारी कहानी है पूरे चैप्टर की। जितना प्रोटॉन का नंबर है उसको एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करो, जितना न्यूट्रॉन्स का नंबर है उसको एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करो और न्यूक्लियाई का मास उसमें से माइनस कर दो। हाँ बोलो कि क्या ये बात समझ में आ गई है या नहीं? यस सर। ठीक है, ये जरा पूरे पेज को दोबारा से देखो। क्या हमारे पास नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का मास है? थर्ड क्वेश्चन में देखो भाई, ये क्या दिया हुआ 14.00307 यस सर। है। जरा ऊपर देखकर बताना, क्या आपके पास प्रोटॉन का मास है? सर है। कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। प्रोटॉन का मास कहाँ है? दिखाओ कहाँ है तो सही, बट तुम बताओ कहाँ है। सर एक सेकेंड। देखो भाई, ये जो MH लिखा हुआ है ना 1.007825, दिख रहा है सबको मेरी स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। बेसिकली ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास है। मैंने आपको बताया था जब हम कैपिटल एम लिखा करेंगे तो एटम का मास होगा, स्मॉल एम लिखेंगे तो न्यूक्लियस का। ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास है। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कौन होता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कौन होता है? क्या हो गया तुम लोगों की केमिस्ट्री को? क्या हो गया? हाइड्रोजन के एक एटम में क्या होता है? सेंटर में एक प्रोटॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन। अब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दो, सेंटर में न्यूक्लियस में कौन बचा? प्रोटॉन। तो ये MH जो है ये किसका साइन है? प्रोटॉन के मास का। अब ये इधर आओ, ये पढ़ा नहीं जा पा रहा, ME के ऊपर 1.008665 ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है।
Mn लिखा हुआ है। आपके पास प्रोटॉन, इनको याद नहीं करना, ये पेपर में गिवन होगा। बाकी देखो साइंस के स्टूडेंट्स हो तो कुछ याद एक्स्ट्रा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 78258665, 78258665 अपना कोई ईमेल का पासवर्ड रख लेना, ये तो उससे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा तुम्हारे को। आगे 2 जीरो लगाने हैं 1 के बाद डेसिमल लगाकर। तो प्रोटॉन का मास भी है, न्यूट्रॉन का मास भी है, और न्यूमेरिकल के अंदर हमें नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का मास भी है। सिर्फ सीधा सीधा आप अपने इसमें पुट करना, डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का क्या तरीका होता है, अगर चैप्टर पढ़ा है तो बताओ, डेल्टा एम का क्या करते हैं? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। नहीं, स्पेसिफिकली मना किया गया था कि ये लंबी कहानी नहीं करनी, वो सब हम कर चुके हैं। ये सब कुछ एएमयू में है। आंखें बंद कर कर 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट सीधा सीधा एमईवी में आ जाएगा। हर न्यूमेरिकल में मुझे सी स्क्वायर से अरे अगर तुम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली प्रिकॉशन है मास किलोग्राम में होना चाहिए। तो क्या ये जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम उसको किलो में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जूल, फिर 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड करके एमईवी। इतना लंबा झंझट क्यों करते हो? एवरीथिंग इज इन एएमयू, यू मींस एएमयू। 931.5 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। फोर्थ देखो, FE20 क्या है? 2656 है, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं? ऊपर तो 56 है। हाँ, नीचे 26 है। Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम तो केमिस्ट्री भी 12th के लेवल पे कर सर रहे नीचे हो। 36 है। 36 है, ठीक है। कैसे पता लग रहा है कि 26 नहीं हो सकता? सर वैसे मेरे सामने बुक में भी तो 26 लिखा हुआ है। चलो वो ठीक है, मैं वैसे आपसे लॉजिकली पूछ रहा हूँ, 26 कैसे डिस्कार्ड कर दोगे? कि अगर 26 और 36 में कंफ्यूजन हुई तो 36 होगा, 26 नहीं। देखो, सर एटॉमिक शुरू नंबर शुरू करेक्ट में है। शुरू शुरू में जो छोटे एटम्स होते हैं उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑलमोस्ट सेम होता है। नाइट्रोजन 7 7, ऑक्सीजन 8 8, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? सोडियम 1123 में, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, न्यूट्रॉन का नंबर थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो प्रोटॉन से थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो 26 और 56 में तो सीधा 30 का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो। एक मिनट, मैंने जो समझाया उस हिसाब से तो FE3656 गलत है। तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ बुक में? 56 26। 26 है ना? अब अगर मैं इसको हाँ 36 मानूं, प्रोटॉन 36 है, न्यूट्रॉन कितने रह जाएंगे? 20। 20। ये गलत है। न्यूट्रॉन का नंबर या तो प्रोटॉन के इक्वल होगा, या प्रोटॉन से थोड़ा या थोड़ा काफी ज्यादा एक्स्ट्रा होगा। अगर मैं इसको 36 मानता, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो 36 और 20 रह जाता, जो कि गलत है। ये 26 ही है। तो अब तुम लोग बताओ जो मैंने बोला है। इस न्यूमेरिकल में 13.4 में Fe में प्रोटॉन्स कितने हैं? 26 न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 30। 30। 56 पेपर में लिखना, 56 माइनस 26 दैट इज 30। आपको ये बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूमेरिकल करने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, जो यहां 26 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, जो यहां 30 है, और न्यूक्लियस के मास की। देखना क्या ये तीनों चीजें हैं आपके पास? ये न्यूक्लियस का मास है इस क्वेश्चन में? है है ना? यस सर। ठीक है, हो जाएगा ये वाला भी। यस सर। ठीक है, आगे चलो 13.5।
कॉपर का एक कॉइन है, कॉइन का मास है 3 ग्राम, और कॉपर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। तुम जरा अपनी बुक से पढ़कर बताओ कॉपर का नंबर ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है। सर 6329 6329। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 29। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 29। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 63 माइनस 29 कितना बन गया? 34। ये दो चीजें चाहिए होती हैं, इनके मासेस तो ऊपर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं डेल्टा एम, तो वही क्या बनेगा? मेरा पुराना फॉर्मूला, प्रोटॉन्स का नंबर है 29, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको एमपी भी लिख सकते हो। अब एक्सपीरियंस से हमें क्या पता लगा, हम एच भी लिख सकते हैं, प्लस 34 मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों में से मास ऑफ कॉपर 2963 माइनस कर दिया। ये सब कुछ गिवन है ना, मैं ये ऊपर दोनों लिखे हुए हैं। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई? डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। इतनी एनर्जी ने कॉपर के एक न्यूक्लियस को जोड़ के रखा हुआ है। इतनी एनर्जी ने कॉपर के एक न्यूक्लियस को जोड़कर रखा हुआ है। प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भागना चाहते थे, बट ये एनर्जी उनको रोके हुए है। अब बताओ, अगर मैं सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तोड़कर दूर दूर अलग करना चाहूं तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? मनन, क्वेश्चन समझ में आया? मनन सुन रहे हो? पन्नोदीप, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर मनन का मैसेज है, उसके कुछ प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में चलो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्जुन, तुम्हें भी बात सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी जो तुम कैलकुलेट करोगे, इतनी एनर्जी ने जोड़ के रखा हुआ है, कंबाइन कर कर। अब अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, एक एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दूर दूर भगाना चाहता हूं, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? इससे ज्यादा। नहीं, एग्जैक्टली इतनी। Yes. सर तो बाइंडिंग एनर्जी सारे उसकी है, सिर्फ एक की है? ये बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस की। अभी तक हम कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात सिर्फ कर रहे हैं कॉपर के एक न्यूक्लियस की। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी ही तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होगी आपकी। यस सर। सब कुछ छोड़ दो एक मिनट के लिए, जरा 11th क्लास में जाओ, ग्रेविटी में। वहां पर किसी मटेरियल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी अर्थ पर, वो कैसे कैलकुलेट करते थे? इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितनी एनर्जी हमको मिली, वो एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जरा याद करो, एस्केप एनर्जी कितनी होती थी? एग्जैक्टली सेम। सरफेस से इन्फिनिटी तक लेकर जाना है, ठीक है? और एग्जांपल याद करो, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। इट मींस 20 न्यूटन से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 20 न्यूटन या उससे थोड़ी सी ज्यादा? अर्थ इस ऑब्जेक्ट को प्रणोदीप 20 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रही है। मैं Yes, इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली 20 न्यूटन लगानी पड़ेगी या थोड़ी सी ज्यादा? सर एग्जैक्टली 20 न्यूटन। आंसर इज राइट। लॉजिक भी ये समझ लो, कुछ बच्चों को लगता है फिर ये बॉडी मूव कैसे करेगी? मूव बॉडी काइनेटिक एनर्जी से करती है। अगर मैंने जरा सी ज्यादा फोर्स लगा दी, 20.1, नीचे को 20, ऊपर को 20.1, नेट बच गई 0.1। अगर नेट फोर्स बच जाएगी तो बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो हमेशा ये दोनों वैल्यूज देखने में चाहे लगे कि नहीं, तोड़ने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए फोर्स थोड़ी ज्यादा चाहिए, तोड़ने के लिए एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए, बट नहीं, आंसर होगा हमेशा इक्वल चाहिए। तुम अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी ने उसको जोड़ के रखा हुआ है। मैंने तुमसे पूछा कितनी एनर्जी तोड़ने में चाहिए, तो आपका आंसर होगा सेम। तो अब तक आपने इस न्यूमेरिकल में
कॉपर के एक न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना है कंप्लीटली, एक एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दूर दूर लेकर जाना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन है पूरा जो कॉइन है उसमें कितनी लगेगी, वो मेरा आंसर आ जाएगा अगर मुझे पता लग जाए कि इस कॉइन के अंदर कितने नंबर ऑफ सर आर्टिकल्स एंड आइटम्स। न्यूक्लियाई हैं। इस चैप्टर में हम एटम्स नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं होता। नाउ फाइंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन द कॉइन। देन वो नंबर आ गया, मान लो 1 मिलियन आ गया, तो क्या करूंगा आंसर में? सर बाइंडिंग एनर्जी को इनटू 10⁻⁶। नहीं, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आई है अभी वो एक की थी, मेरी 10 मिलियन है तो 10 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर वो इनटू 10⁻⁶ वही हुआ ना। नहीं, अभी मुझे क्या पता 10⁻�6 है या कितना है, अब मेरा एम सर है आपने मिलियन बोला ना, इसलिए उसके एग्जांपल के ओहो, अकॉर्डिंग तो बता तुम रहा था। मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो भाई, तो मिलियन को मिलियन ही बोलो ना, मैं उसको कोरिलेट नहीं कर पाया। ठीक है, बोलो इनटू मिलियन। तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक था बट मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, चलो, तो अब मेरा एम क्या रह गया, किसी तरीके से मैं ये फाइंड करूं कि इस कॉइन के अंदर कॉपर के कितने न्यूक्लियाई हैं। केमिस्ट्री की 11th की पहली क्लास में जाकर मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे निकलेगा। हम्म, यही था फॉर्मूला, मैंने कुछ गलत वलत तो नहीं कर दिया? तो सर बस सिर्फ एक खास ध्यान रखना होता है इस इकलौते फॉर्मूले में कि गिवन मास हमेशा होना किसमें चाहिए, ग्राम्स में। ग्राम। बाई चांस इसमें तो 3 ग्राम्स ही था, बाकी अगर वो कहता देयर इज ए पीस ऑफ कॉपर ऑफ 3 kg तो आप इसको 3000 ग्राम लिखते, दैट इज यहां आपका गिवन मास ग्राम्स में ही होना चाहिए। मास नंबर, यहां पर मास नंबर की जगह किसने ले ली है, मास ऑफ न्यूक्लियस ने। मास ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड करो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ गया, उस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को इससे मल्टीप्लाई कर देना। यहीं तक तुम्हें दिख गया होगा कि इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस काफी अच्छी भली हैं, तो उनको हाथ से करके रखना, अगर कोई आंसर टैली ना करे तो अगली क्लास में पूछ लेना। आई रिपीट, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर हो गई हैं। कॉपर का न्यूक्लियस था, नीचे प्रोटॉन्स का नंबर है, ऊपर मास नंबर है, इसमें से इसको माइनस किया तो न्यूट्रॉन्स का नंबर भी मिल गया। अब न्यूट्रॉन्स के नंबर को न्यूट्रॉन के मास से, प्रोटॉन के नंबर को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मासेस पेपर में ऊपर दिए हुए हैं, हो सके तो आप लोग याद कर लेना। फिर कॉपर के न्यूक्लियस का मास भी गिवन है, वो न्यूमेरिकल के अंदर ही है, यहां से आपको डेल्टा एम मिला, 931.5 से हमेशा की तरह मल्टीप्लाई किया, बाइंडिंग एनर्जी मिल गई एक न्यूक्लियस की, जो बाइंडिंग एनर्जी है वही डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए मिल गई। अब मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना है कि गिवन मास में कितने न्यूक्लियाई हैं, उस मास को ग्राम में कन्वर्ट किया, अगर नहीं है तो मास नंबर से या मास ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड किया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ न्यूक्लियाई आ गया, ये लाखों करोड़ों बिलियंस में आएगा, इसको उस डिसइंटीग्रेटिंग एनर्जी ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉइन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगी। 6th पर आओ। थर्टीन पॉइंट 6 में रेडियम का अल्फा डिके चाहिए। रेडियम के नंबर बताओ मुझे क्या है, ऊपर नीचे फटाफट कॉपी से देखकर। सर 226 और 88। 88 यही है ना? यस अच्छा, सर। कौन कौन से डिके हैं, अल्फा डिके, बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके, यही है। मैं इसी के तीनों कर देता हूं, बाकी रिएक्शन सब खुद लिख लेना। पहले मैं मान लो इसी का अल्फा डिके लिखता हूं, रेडियम 88 में से निकला एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं बताओ?
हीलियम का न्यूक्लियस। प्रणोयदीप, यहां पर जो भी होगा उसके यहां सबस्क्रिप्ट में पैरों में नीचे क्या आएगा? सर अल्फा पार्टिकल। देखो मेरे भाई, ये 88 है, ये 2 है, यहां पर क्या आएगा? सर 86। 86। ये 226 है, ये 4 है, यहां पर क्या आएगा? सर 222। 222। अब अगर तो आपको ये पता है कि 86 किसका नंबर है श्योरिटी से, तो उसका नाम यहां पर लिखना, या पेपर में कहीं दिया हुआ तो लिखना, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। अब मैं चलता हूं बीटा डीके। बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस, उसको इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, अंडरस्टूड है, ये नेगेटिव बीटा की बात हो रही है। रेडियम 88-226 में से कौन निकला? बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल होता है E-1 0, इलेक्ट्रॉन, चार्ज -1 और मास उसका 0। प्रणोयदीप तुम ही बताओ ऊपर क्या आएगा? सर सर ई के साथ में क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ ऊपर 0 है, E के ऊपर 0 रहा। है। ओके सर, तो सर 226 आएगा ऊपर और सर नीचे आएगा 89। 89। ये रिएक्शन आ गई आपको समझ में? अब एक नई चीज है, हमने यूजुअली इतना सुना नहीं होता इसके बारे में। फिर से मेरे पास वो है, बीटा पॉजिटिव डीके आ गया। मेरे पास कौन था? रेडियम 88-226। बीटा पॉजिटिव, बेसिकली बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन मींस जो है तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा, मास उसका 0 है, चार्ज 1 यूनिट है, बट चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव नहीं है, चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव है। प्रणोदीप तुम ही बताओ अब, यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस के यहाँ क्या आएगा डिनोमिनेटर में, नीचे सबस्क्रिप्ट में पैर में, 87। और ऊपर क्या आएगा? 226। 226। क्या तुम बाकी की 5 रिएक्शंस को होमवर्क में कर कर आंसर टैली कर लोगे? यस सर। पहले तो दोबारा से बताओ, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को वापस? यस सर। ठीक है। Yes, sir. 13.7 देखो, पहले तुम रीड कर लो उसको। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसकी हाफ लाइफ है टी ईयर्स। पेपर में टी ईयर्स की जगह 40 ईयर्स, 47 ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स कुछ भी आ सकता है। बताओ वो 3.125% कब रह जाएगा? हेलो, हाँ जी, आप मेरे को ना आफ्टर हाफ एन आवर कॉल कीजिएगा, 5:30। आफ्टर टी ईयर्स 100% से आधा होकर कितना रह जाएगा? हाँ जी, जवाब दो। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें, नहीं आ रही? Yes, sir. हाफ लाइफ है टी ईयर्स। इतने सालों के बाद मटेरियल में जितने भी न्यूक्लियाई हैं, आधे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तो जब एक बार टी ईयर्स बीत गए तो मटेरियल 100% से स्टार्ट होकर कहां पर रह जाएगा? फिफ्टी % रह जाएगा। Yes, sir. फिर टी ईयर्स और बीत गए, एक हाफ लाइफ और चली गई, अब 50% से कितने रह जाएंगे? 25%. आफ्टर नेक्स्ट टी ईयर्स कितने रह जाएंगे? 12.5%.
आफ्टर नेक्स्ट मोर टी ईयर्स, जिसको भी दोनों में से आ रहा है भाई 6.25 प्रणोदीप तुम बोल सकते हो। 6.25 आफ्टर नेक्स्ट टी ईयर्स, 3.125 3 पॉइंट। आप आगे भी चाहते तो कर सकते। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं हो गया? मुझे यहीं तक आना था। तो इसमें मेरे कितने ईयर्स लगे? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ईयर्स 5t। बड़ी आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। तो अगर तो आपको जो वैल्यू मांगी गई है वो 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.125% वगैरह हो, या इसकी भी और आगे हाफ सीरीज में हो, तो आप इस बच्चों वाले मेथड से कर लेना। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर यहां पर 3.125 की जगह 3.5% होता, क्या वो इस लाइन में कहीं मुझे दिखाई दे रहा है? जवाब दो भाई। तुम लोगों का रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत स्लो आंसर देते हो। हाँ या ना में तो कोई तो बोल दिया करो फटाक से। यस सर। अगर मैं यहां पर लिख देता कितने सालों में ये मटेरियल 5% रह जाएगा, तो क्या 5 इसके अंदर दिखाई दे रहा है कहीं? नो सर। तो सर वो ये क्वेश्चन तो हाँ बोलो। 5T से 4T के बीच में रहेगा ना वो तो? नहीं रहेगा तो बीच में, एग्जैक्टली ठीक कह रहे हो। 5% इन दोनों के, मुझे तो आंसर एग्जैक्ट चाहिए ना, तो वो तो इसमें नहीं निकलेगा। उसके लिए हमारे को, कहने का मतलब है हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो किसी भी वैल्यू को हैंडल कर ले। ये एक दूसरी बात है, अगर वैल्यू इनमें से आई तो हम इस एलिमेंट्री मेथड से कर लेंगे, नहीं तो वो मेथड तो चलेगा ही चलेगा। तो देखो इसके 13.7 के बी पार्ट में क्या पूछा गया है। हाँ जी जवाब दो, पढ़कर अपने पास से, तुम्हारे पास भी होगा वो पेज। कितने सालों में ओरिजिनल वैल्यू का कितना रह जाता है? 1%। 1%। इसको कैसे करेंगे? बी पार्ट में कहा गया है हाफ लाइफ है सेम टी ईयर्स, number of particles left is 1% of n naught। बताइए कितना टाइम लगेगा? क्या क्वेश्चन मैंने ठीक नोट कर लिया है? हाफ लाइफ इज टी ईयर्स, इन हाउ मच टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 1% ऑफ ओरिजिनल नंबर। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई है जो मैंने लिखी है? यस सर। प्रणोदीप तुम एक बात बताओ, पूरी फिजिक्स में कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या डिफरेंस होता है? अर्जुन तुम भी बता सकते हो। कैपिटल टी, पीरियड है सर। कैपिटल टी क्या है? सर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, राइट। यानी कि वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है फिक्स, जैसे कि हाफ लाइफ हो गई एक फिक्स टाइम है। और स्मॉल टी क्या होता है फिर? स्मॉल टी वेरिएबल टाइम पीरियड। वेरिएबल टाइम होता है, एनी टाइम होता है, जिस टाइम की बात हो रही है वो टाइम होता है। तो यहां बात हो रही है कितने साल में जाकर ऐसा होगा, तो वो स्मॉल टी है। अब मुझे इस चैप्टर की मेन रेडियो एक्टिविटी की एक इक्वेशन बताओ क्या थी? फाइनली क्या मिला था हमारे को? सर पिछली वो क्लासेस, हाँ, log 2 by lambda 0.693 वाली। वाली इक्वेशन। रुको, सर एक वो थी ना सर, t half life is equal to log 2 by lambda। हाँ वही वही कह रहा हूं। वो आपको फाइनल रिजल्ट याद है क्या? ये थी, एक तो ये रिजल्ट था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, और दूसरी पार्टिकल्स की क्या बेसिक इक्वेशन थी जिससे ये डिराइव हुई थी? ये हुई थी n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। सिर्फ ये दो इक्वेशन हमें याद रखनी है। n इज इक्वल टू एन नॉट, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, एक, ठीक है ये।
यस सर। और दूसरी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। सिर्फ हमें ये दो इक्वेशन तो इस तरह के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यहां वापिस आओ, मेरे पास n कितना बचा है 1/100 n नॉट इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इनटू टी। देखना क्या मैंने सब चीजें ठीक ठीक पुट कर दी हैं। n के प्लेस पर पुट किया 1/100 ऑफ n नॉट इज इक्वल टू n नॉट e माइनस वन। लेमडा की जगह मैंने लिखा टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, और इस टी की जगह पर टी लिखा। ये सब ठीक है। अगले स्टेप Yes, में sir. मैं इस टी हाफ की जगह जो भी न्यूमेरिकल में मुझे वैल्यू दी गई है, जैसे कि यहाँ कितनी है टी इयर्स, किसी न्यूमेरिकल में 40 इयर्स होगी, किसी न्यूमेरिकल में 10,000 इयर्स होगी, जो भी हाफ लाइफ की वैल्यू मैं यहाँ पर इस जगह पे पुट कर दूंगा। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया। लगे हाथ एक काम करें, इसका रेसिप्रोकल कर दें। एक तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, दूसरा साथ ही ये पावर माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे मेरे हिसाब से मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए। देखो भाई, पूरी स्टोरी में कितने वेरिएबल रहेंगे, टी हाफ इज गिवन, टी हाफ इज टी, वेरिएबल कितने हैं, कौन कितनी चीजें जिनके बारे में अभी मुझे नहीं पता। 1 2 3 4 कितनी आइटम्स अननोन है सर अभी दो। कौन कौन सी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। नो कैपिटल टी इज टी, कैपिटल टी इज 40 इयर्स, कैपिटल टी इज 10,000 इयर्स, कुछ ना कुछ जो भी न्यूमेरिकल Two होंगे वो यहाँ variable है, पुट right? होगा। दूसरी अब कौन कितनी चीजें अननोन है बताओ, 1। 1 खाली टी। तो मेरे हिसाब से मुझे कहना चाहिए अब आप आगे इसको कर लेना, पर एक मैं तुम्हें करवा रहा हूं। सर ये एक्सपोनेंशियल डिके वाले फॉर्मूले से भी होता है ना? उसी से, हाँ उससे भी होता है, एक ही बात है, जैसे मर्जी करो पहुंचो। अगर आपको दूसरा वे आता है तो उससे कर लेना केमिस्ट्री वाले। मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, 100 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, सामने क्या रह जाएगा मेरे पास, सामने रह जाएगा e टू द पावर माइनस की जगह प्लस, इसको उल्टा मत कर देना, 0.693 e टू द पावर 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज t इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करोगे, सिंपल सा मैथ्स है, दोनों तरफ सर लॉग ले लो, लॉग e के बेस पर 100, इधर पावर आगे आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय t इंटू टी, और लॉग e के बेस पर e जो कि क्या बन जाएगा 1। 1। लोग e को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब e के बेस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.3025 से मल्टीप्लाई करते हैं, log का बेस हो जाता है 10 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय कैपिटल T इंटू T इंटू 1। आप में से किसी को पता है log 100 क्या होता है 10 के बेस पर? सर 2। 2.303 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय कैपिटल T इंटू टी। यहां से मुझे T की वैल्यू मिल गई 2.303 इंटू 2 इंटू T डिवाइडेड बाय 0.693। दिस इज योर आंसर। रियल न्यूमेरिकल में आपको इस T की जगह 40,000 ईयर्स, 27,000 ईयर्स, 5 मिलियन ईयर्स कुछ भी दिया होगा, वो भी पुट करोगे तो रियल आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल कर लेना, चाहे तुम अपने केमिस्ट्री वाले वैसे कर लेना, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। तो सर आप वैसे हमें पूरी प्रोसेस दिखानी पड़ेगी जो आपने कैलकुलेशन करी है लॉग वाले मेथड से सब? नहीं या हम ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है, अपना जैसे मर्जी करो, आपको आंसर तक पहुंचना है इनमें। और मेरे को नहीं लगता कि दूसरे के कोई इससे कम स्टेप्स होंगे, सेम ही आने वाला है सब कुछ। सर ऑलमोस्ट सेम है। हाँ कोई एक स्टेप कम से या ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ये पक्की बात है। अगला न्यूमेरिकल देखो, ये कौन, हाँ ये जो 8th है ये अभी नहीं करना, 9th पर आ जाओ। नहीं अभी ना, एक काम करो, सीक्वेंस टूट रहा है, नई चीजें समझानी पड़ेंगी, उसके बजाय जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं उसी को कवर कर ले। 9th को भी नहीं, मैं लिख दूं कहीं कल भूल ना जाए। 13.9 हाफ लाइफ इज व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन रेट 10, ये भी अभी छोड़ो।
11 obtain the approximate ratio nuclear radii to gold isotope this and the silver isotope this 11। हालांकि बहुत आसान है बट हम अगली बारी करेंगे। फिलहाल जो सीक्वेंस क्या उनको कर लो। 12th देखना, 12th देखो। रेडियम का अल्फा डिके करना है और एमिटेड अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और क्यू वैल्यू मींस टोटल एनर्जी भी निकालनी है। किसका डिके करना है? रेडियम 88 226। इसका मुझे क्या करना है? अल्फा डिके, और उसकी बातें करनी है आगे सारी। देखो जैसे वो मैंने 5 इक्वेशन में घर के लिए कही थी उसी तरीके से रेडियम 88 226 में से निकला अल्फा पार्टिकल He24, साथ में यहां क्या बचा प्रणदीप तुमने बताया था 86 226 4 222। अब थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा इसी न्यूमेरिकल को देखते हुए। 86 किसका नंबर होता है? Rn का। Rn किसको इंडिकेट करता है? हाँ जी जवाब दो। Rn किसका साइन होता है? सर रेडॉन। आई होप रेडन का ही होगा। बाई चांस अगर मुझे इसका नाम नहीं पता, मेरा न्यूमेरिकल नहीं रुकने वाला। मुझे एक बात बताओ, फिलहाल मुझे चाहिए डेल्टा एम, तो क्या करूं? प्रणोय दीपक तुम बताओ। डेल्टा एम का एक ही तरीका होता है हर बार, वो क्या होता है? सर 1 सेकंड सर। मैंने जब पहला न्यूमेरिकल करा था मैंने कहा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ इसी से ही होना है ऑलमोस्ट इस चैप्टर में। एक ही तरीका है भाई, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस कर दो, बिना ये सोचे कि ये ज्यादा दिख रहे हैं, ये कम दिख रहे हैं, ये टूटा है, ये जुड़ा है। नहीं, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास हमेशा कम है। तो यहां पर मास ऑफ रेडियम में से इन दोनों का मास ऑफ रेडॉन 86 222 और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये दोनों को माइनस कर दिया। राइट देखना जरा न्यूमेरिकल में क्या तुम्हें सबके मासेस गिवन है? यस सर। यस सर। राइट, हीलियम का तो सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, 0.01137 दिए हुए दोनों, माइनस। ठीक है। यानी कि अब मैं आपसे पूछूं क्यू वैल्यू, एक टर्म नहीं है, बाकी बात पुरानी ही है। क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी को या डिसइंटीग्रेटिंग एनर्जी को कहा जाता है, कितनी होगी? ठीक है, नई चीज आई, ये जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा ये कितनी एनर्जी लेकर भागेगा? किसी को ध्यान है? मैंने अल्फा डीके में एक फार्मूला लिखवाया था, वो था A-4/A इंटू बाइंडिंग एनर्जी। क्यू वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी आप ऊपर निकाल चुके हो, सिर्फ अब मुझे ए चाहिए। ए मींस कितना, कितना होगा ए? इसका ए कितना है? मास नंबर कितना है? 226। भूल गए हो? ये Z होता है और ये A होता है। हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया? यस सर। पहले तो रिएक्शन लिखी, गिवन क्या है? निकला कौन है, फिर इसको इसमें से माइनस माइनस करके जैसे नवदीप ने करवा दिया था, ये वाला काम हमारा हो गया। उसके बाद हमेशा की तरह हमने निकाला डेल्टा एम, इसमें से इधर के मासेस को माइनस करा, 931.5 से मल्टीप्लाई किया, बाइंडिंग एनर्जी आ गई, डिसइंटीग्रेटिंग एनर्जी आ गई, क्यू वैल्यू आ गई,
और एक नई चीज सीखी, ये आपकी कॉपी में लिखी हुई है। अगर अल्फा पार्टिकल की निकालनी है तो उसी क्यू वैल्यू को, उसी बाइंडिंग एनर्जी को, उसी डिसइंटीग्रेटिंग एनर्जी को A-4/A से मल्टीप्लाई कर देना। जबकि A क्या होगा, जहां से रिएक्शन शुरू हो रही है वहां पर मास नंबर, ध्यान रखना ये वाला मास नंबर मत ले लेना, जहां से रिएक्शन शुरू हो रही है वहां का मास नंबर। देखो क्या ये तुम इसके दूसरे बाकी पार्ट्स को कर लोगे? अगली बार किसको तोड़ रहे हैं? रेडॉन को। रेडॉन के 86 में से नीचे से 2 निकलेगा तो कौन बचेगा? रेडॉन के नीचे वाले 86 में से जब नीचे से 2 निकलेगा He का, तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? भाई अगर यहां पर रेडॉन लिखा हो, यहां 86 लिखा हो, ये 2 माइनस हो जाए तो यहां पर क्या बचेगा? 84। 84। और 84 होता है, उन्होंने कहा है पोलोनियम का। पोलोनियम का मास भी गिवन है, यानी कि अगला पार्ट भी, इसका बी पार्ट भी आपका बिल्कुल सेम लाइंस पर हो जाएगा। चलें 13 पर देखो। किसकी रिएक्शन हो रही है ये? कार्बन 611, इसमें से कौन निकल रहा है? E पॉजिटिव। E पॉजिटिव मींस बीटा पॉजिटिव। बच क्या रहा है मेरे पास? क्या बोरॉन। बोरोन बच रहा है यहां पर। 5 और 11। E पॉजिटिव के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। पॉजिट्रॉन है ये, तो ये +1 0 आएगा। और कुछ क्या निकल रहा है प्लस में? एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो। T12 is this. Maximum energy of emitted positron is this. Given mass values, calculate the Q value and compare it with the maximum energy of the positron. ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं, मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। ये रिएक्शन उन्होंने हमें लिख कर दे दी है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखता हूं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, पिछली पेज पर भी लिखा गया था, पिछले से पिछले पर। अगर मैं आपसे पूछूं क्यू वैल्यू निकालनी है तो 10वीं बार हम क्या काम करेंगे? डेल्टा एम, रिएक्टेंट्स का मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस कर दो। अगला स्टेप बोलो फटाफट। देखना प्रणवदीप, ठीक कर रहा हूं मैं? यस सर। कुछ नया तो नहीं हो रहा ना? सब वही का वही, वही का वही बार बार चलता जा रहा है। क्यू वैल्यू आ गई। पिछले न्यूमेरिकल में इस क्यू वैल्यू से अल्फा पार्टिकल की निकालने के लिए हमने क्या किया था? सर माइनस कर दिया था। A-4/A से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर ये जो बीटा पार्टिकल है, सर क्यू की वैल्यू के लिए तो हमने वो पहले माइनस नहीं किया, 226 - 222 करके। नहीं वो तो कर लिया ना हमने, उसके बाद क्यू वैल्यू ये देखो तुम्हारे सामने है। डेल्टा एम निकाला, 931.5 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरी क्यू वैल्यू आ गई। अल्फा पार्टिकल की निकालने के लिए A-4/A से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब प्रॉब्लम है बीटा पार्टिकल के बारे में क्या करना है। एनर्जी ऑफ दिस पॉजिट्रॉन, हिसाब से तो पॉजिट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल है, सारी एनर्जी लेके भाग जाना चाहिए। बट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जाते जाते कि ये गिवन एनर्जी से लेकर 0 के बीच में कुछ भी ले लेता है।
इसकी एनर्जी क्या होगी 0 to Q वैल्यू। क्यों? बिकॉज एंटी न्यूट्रिनो शेयर्स रैंडम एनर्जी। मान लो ये वैल्यू कैलकुलेट कर आ गई जी 50, तो इस पार्टिकल की एनर्जी 0 से 50 के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बाकी की एनर्जी ये लेके भाग जाता है। तो उन्होंने न्यूमेरिकल में कहा है आप ये कैलकुलेट करो, और हम एक एनर्जी दे रहे हैं, कंपेयर कर कर देखो। आप जब प्रैक्टिकली करोगे इस न्यूमेरिकल को तो देखना तुम्हारी जो एनर्जी आई है वो एनर्जी, और उन्होंने जो इसकी एनर्जी दे रखी है पॉजिट्रॉन की वो एनर्जी, क्या वो दोनों सेम है या उन दोनों में बहुत भारी डिफरेंस है? कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा आंसर 50 आए तो उनका आंसर 50 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो के साथ रैंडमली एनर्जी की शेयरिंग करता है। पिछली क्लास में भी बताया था। अभी मैं कोशिश करता हूँ सारी वीडियोस में इकट्ठी अपलोड करता हूँ, कुछ मेरे चैनल का इशू पड़ा हुआ था जिस वजह से नहीं कर पा रहा था। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, फिर एक नई तरह की फिजिक्स शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, कर लेना न्यूमेरिकल्स, ठीक है? ओके सर। ठीक।